चलिए प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को जो पिछला क्लास लिया था उसमें मैंने आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जो परिभाषाएं थी, उसके सिद्धांत थे, स्वरूप थे और उद्देश्य थे, मैंने उस पॉइंट को बताया था। आज मैं जो आप लोगों को सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित बताने जा रहा हूँ वो है सूक्ष्म शिक्षण चक्र। ठीक है, इसको बोलते हैं माइक्रो टीचिंग सर्कल। ठीक, तो सबसे पहले बिना समय गवाए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको समझते हैं ये सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पाठ योजना या फिर पाठ नियोजन भी बोला जाता है इसको। ठीक है, ये एकदम टॉप पे रहता है और इसको हम लोग लेसन प्लान भी बोलते हैं। ठीक, उसके पश्चात जो होता है हमारा शिक्षण कार्य होता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टीचिंग बोलेंगे। ठीक, उसके बाद प्रतिपुष्टि। ठीक है, उसके पश्चात दिख रहा है ना सबको, जो बॉक्स बनता है उसे बोलते हैं पुनः पाठ योजना। इसका भी लिख लीजिए, अंग्रेजी यहाँ पे लिखते, इसी साइड लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, और ये हो जाएगा लेसन प्लान। ठीक, उसके पश्चात जो सर्कल में बनेगा उसको बोलेंगे पुनः शिक्षण। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, पुनः शिक्षण मतलब रीटीचिंग। ठीक, उसके पश्चात जो सर्कल में बॉक्स बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक, इसको बोलेंगे रीफीडबैक। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, सूक्ष्म शिक्षण चक्र। मैं इसको थोड़ा सा अलग इंडिकेट कर दे रहा हूँ। ठीक, अब इसकी समयावधि देख लेते हैं चक्र में। पहले मैं पूरा एकदम डायग्राम इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके पश्चात आप लोगों को बताऊँगा ना। ये हो गया, ये थोड़ा सा और हाइट से लेके आते हैं, देखने में अच्छा लगे ताकि ना। तो प्यारे बच्चों, जो सूक्ष्म शिक्षण चक्र है, जो हमारे कह सकते हैं कि भारतीय प्रतिमान द्वारा सूक्ष्म शिक्षण का समयावधि निर्धारित किया गया है, उसमें या फिर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर रहे हैं एलन महोदय ने भी कहीं ना कहीं पाठ योजना के लिए कोई भी समय निर्धारण नहीं किया हुआ है। ठीक, उनका मानना है कि पहली बार जब बच्चा छात्र लेसन प्लान निर्धारित करता है, प्लानिंग करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसमें उसको समयावधि ज़्यादातर दी जाती है पहली बार। ठीक है, तो पहली बार के लिए उन्होंने लेसन प्लान के लिए या फिर सूक्ष्म शिक्षण के प्लानिंग के लिए समयावधि निर्धारित नहीं किया है। ठीक है, लेकिन जब शिक्षण होता है तो इसके लिए समय निर्धारित किया गया है 3 मिनट्स का। कितने मिनट का? 6 मिनट का। प्रतिपुष्टि कितने मिनट? तो इसका भी जो समय निर्धारण है 6 मिनट। पुनः पाठ योजना ये है 12 मिनट। ठीक, उसके पश्चात पुनः शिक्षण ये भी कितने मिनट? तो 6 मिनट। पुनः प्रतिपुष्टि ये भी कितना? तो 6 मिनट। टोटल जो अगर सूक्ष्म शिक्षण का अगर समयावधि की बात किया जाए तो 6 6 12 और 12 दूना 24
और 24 36 अच्छा 36, इसकी जो टोटल समयावधि होती है वो 36 मिनट। कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण चक्र का जो सर्कल होता है वो कुल 36 मिनट का होता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो शिक्षण के लिए समयावधि निश्चित की गई है 6 मिनट। आपसे अगर पूछा जाए किसी भी एग्जाम में कि सूक्ष्म शिक्षण में पाठ योजना निर्माण के लिए कितना समयावधि निश्चित किया गया है, तो कोई भी समयावधि निश्चित नहीं की गई है। शिक्षण के लिए कितना मिनट समयावधि निश्चित की गई है, तो वो आपको 6 मिनट का समयावधि निश्चित किया गया है। प्रतिपुष्टि के लिए कितना समयावधि निश्चित किया गया है, तो वो 6 मिनट का किया गया है। प्रतिपुष्टि के पश्चात जो रीलेसन प्लान बनता है या पुनः पाठ योजना का जब निर्माण करते हैं तो उसके लिए आपको 12 मिनट का समयावधि निश्चित किया गया है। फिर उसके पश्चात पुनः शिक्षण जब करने आएंगे तो उसके लिए भी 6 मिनट का निर्धारण किया गया है, और जब पुनः प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाएगा तो उसके लिए भी 6 मिनट का निर्धारण किया गया है। और इसमें जो टोटल सोपान होते हैं वो आपके सोपानों की संख्या कितनी होती है, 5। कौन कौन से? शिक्षण, प्रतिपुष्टि, पुनः पाठ योजना, पुनः शिक्षण, पुनः प्रतिपुष्टि। तो ये पूरे सोपान जो होते हैं 5 होते हैं, 6 नहीं होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन बन जाएगा तो कहीं कहीं 4 दे देगा, 5 दे देगा, 6 दे देगा, 3 दे देगा, तो ध्यान रखिएगा 6 नहीं होता है बल्कि 5 होता है। कितने सोपान? 5 सोपान। जिसमें पहले अगर बात करें, पहले प्लानिंग की बात करते हैं पाठ योजना की। तो पाठ योजना देखा जाए तो यही जो मुख्यतः 5 सोपान होते हैं, इसी 5 सोपानों के इर्द गिर्द पूरी सूक्ष्म शिक्षण चक्र का सर्कल घूमता है। ठीक है, इन्हीं सोपानों से होकर करके ये पूरा शिक्षण कार्य गुजरता है। तो जिसमें पहला अगर महत्वपूर्ण बात किया जाए शिक्षण की, तो शिक्षण अगर देखेंगे तो अध्यापक के छोटे पाठ को पढ़ाने के लिए अपने जो सहयोगी होते हैं उन्हीं छात्रों को, जो छात्रों की संख्या 5 से 10 रहती है, उन्हीं छात्रों के बीच में यह शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता है। ठीक है, और किसी एक कौशल को लेकर के उन्हीं छात्रों के बीच में आकर के वो शिक्षण कार्य करता है। जब यहाँ भी वो प्लानिंग करता है तो प्लानिंग करने के लिए जो वो किस कौशल में निपुण होना चाहता है, तो जो कौशल होते हैं, अगर कौशल की बात की जाए तो मान लीजिए पहला है पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है, पाठ प्रस्तावना कौशल। दूसरा मान लीजिए प्रश्नीकरण है, प्रश्नीकरण कौशल। तीसरा व्याख्यान कौशल ना। उसके बाद मान लीजिए व्याख्यान के बाद उदाहरण कौशल, श्यामपट्ट लेखन कौशल, लेखन कौशल, उद्दीपन कौशल, उद्दीपन कौशल, उसको बोलते हैं उद्दीपन परिवर्तन कौशल। ठीक है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल और पाठ समापन कौशल और उदाहरण हो गया, पाठ समापन कौशल हो गया, और मान लीजिए इतना ही कौशल ना। इन कौशलों में से किसी एक कौशल का निपुण होने के लिए वो छात्राध्यापक क्या करेगा? शिक्षण कार्य करेगा अपने ही सहपाठियों के बीच में, जो 5 से 10 संख्या है। तो यहाँ पर शिक्षण कार्य करने के लिए वो छात्र आएगा, शिक्षण कार्य करेगा और प्रभावशाली ढंग से कहीं ना कहीं शिक्षण कार्य करेगा ना। तो इसी जो शिक्षण सत्र को हम क्या करते हैं? शिक्षण कहते हैं, क्योंकि इसी के बीच में ये 6 मिनट छात्राध्यापक क्या करेगा? शिक्षण का कार्य करेगा, जिसमें अपने विषय वस्तु को उसने छोटे भागों में बांट लिया है। और इस व्याख्यान कौशल के अंतर्गत एक प्रकरण मान लीजिए लेकर आता है, जिसमें मान लीजिए हमने कहा सीता स्वयंवर, हिंदी में एक टॉपिक है स्वयंवर ना। सीता स्वयंवर हो गया, या फिर कोई भी चैप्टर मान लीजिए वीरता नामक हो गया, ऐसा पाठ हो गया, दुख का अधिकार है। अब वो पाठ लेकर के यहाँ पर आया और बच्चों के सामने शिक्षण कार्य करना प्रारंभ किया। 6 मिनट तक शिक्षण कार्य करेगा। ठीक, अब शिक्षण कार्य संपन्न होने के पश्चात प्रतिपुष्टि, जो पर्यवेक्षक रहता है या उसके जो समूह के छात्र रहते हैं, वही क्या करते हैं? उसको, बच्चे को
फीडबैक प्रदान करते हैं। फीडबैक में उसकी जो कमियां रहती हैं शिक्षण के दौरान उससे उसको अवगत कराया जाता है ताकि तुरंत उसकी कमियों को पता चल जाए और समय रहते ही उसको क्या किया जाए, सुधार किया जाए। जब दूसरी बार शिक्षण करने आएगा तब उसको सुधार कर सके, इसलिए प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाता है, उसको कमियों को, अच्छाइयों को अवगत कराया जाता है। यहाँ पर रीइंफोर्समेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रबलन जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं, ये प्रदान किया जाता है और ये भी प्रदान करना शिक्षक छात्र अध्यापक को बहुत जरूरी होता है। ठीक, यहाँ पे जब प्रतिपुष्टि प्रदान किया गया, शिक्षण में कमी पाई गई, तो वो क्या करेगा, फिर से पाठ्य योजना का निर्माण करेगा। ठीक है, जो कमियां थी उसको सुधार करके दूसरा पाठ्य योजना निर्माण करेगा। ठीक है, और जब पाठ्य योजना सुधार करके बनाएगा तब वो क्या करेगा, पुनः शिक्षण का कार्य करने आएगा, फिर से टीचिंग करेगा उन्हीं बच्चों के बीच में, या हो सकता है दूसरे बच्चों के बीच में भी शिक्षण कार्य किया जा सकता है। अब जब पुनः शिक्षण करेगा तो पुनः फिर से आपको 6 मिनट का प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाएगा। प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए जरूरी नहीं है कि पर्यवेक्षक और सिर्फ छात्र बैठे हैं वही दें, आप स्वयं से भी मूल्यांकन कर सकते हैं अपना कि हमारे शिक्षण में क्या कमी है। जैसे मोबाइल फ़ोन आजकल आप देखे होंगे, क्लासरूम में ऑडियो मोड पे रख दीजिए और शिक्षण कार्य आप करिए 6 मिनट, या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे आप रख दीजिए, शिक्षण कार्य करिए और उसके पश्चात जा कर के आप क्या करिए, उसको ऑन करके सुनिए। जो छोटी छोटी बारीकियां हैं इसको सीखते समय, व्याख्यान अगर दे रहे हैं तो क्या हमारे आवाज़ में उतनी गति है कि पूरी कक्षा को कहीं ना कहीं सुनाई दे पा रहा है, क्या हमारे आवाज़ में उचित और आरोह अवरोह है, कोई भी गीत या गद्य पद्य हम अगर पढ़ रहे हैं तो क्या उसमें लयबद्धता है, ठीक है, हमारा सही ढंग से क्या संप्रेषण हो पा रहा है, क्या हम बच्चों के साथ कोरिलेट हो पा रहे हैं, अंतःक्रिया जिसको कह सकते हैं कि अंतःक्रिया हो पा रहे हैं, क्या हम शब्दों के साथ अपने शारीरिक भाव भंगिमाओं का प्रयोग कर पा रहे हैं, हाव भाव प्रस्तुत कर पा रहे हैं जिसके माध्यम से छात्र समझा लें। ठीक है, क्या व्याकरण के दृष्टिकोण से हम शुद्ध उच्चारण कर पा रहे हैं। इन सारी बातों को, या कह सकते हैं छोटे छोटे बारीकों को, आप इस ऑडियो या वीडियो विजुअल मोड पे आप अपने मोबाइल में भी सुन सकते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षक तो बताएगा ही, छात्र सहपाठी तो बताएंगे ही, लेकिन आप अपने मोबाइल के द्वारा भी इन बारीकियों को सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जिसके आधार पर आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आपके जो जटिलताएं हैं, कठिनाइयां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो त्रुटियों का जब पता चलेगा तब जब पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करेंगे तो प्रयास करेंगे कि इस पाठ्य योजना में ऐसी गलती ना हो। जब हम दूसरी बार पुनः शिक्षण करने आए तब ये गलती दोबारा देखने को ना मिले। ठीक है, तो ये बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं आपको इस सूक्ष्म शिक्षण चक्र के दौरान बताई जाती हैं, समझाई जाती हैं। ठीक है, तो पर्यवेक्षक फिर से क्या करता है, पाठ्य योजना से संबंधित यहाँ पे विचार प्रस्तुत करता है, विमर्श करता है आपके साथ ना, फिर उसके बाद आपकी जो अच्छाइयाँ रहती हैं, कमियाँ रहती हैं, इसको अवगत कराया जाता है। और ये सर्कल तब तक, आप देखिए यहाँ पे तीर का इंडिकेट किया गया सिर्फ इस साइड ना ऐसे, तो ये सर्कल तब तक ऐसा चलता रहेगा, शिक्षण होगा, प्रतिपुष्टि होगा, पुनः पाठ्य योजना होगा, पुनः शिक्षण होगा, पुनः प्रतिपुष्टि होगा, ये सर्कल तब तक चलता रहेगा जब तक कि आप एक एक कौशल में निपुण और दक्ष ना हो जाएं। तभी आप इन सारे कौशलों को सही ढंग से और आसानी तरीके से आप सीख पाएंगे। तो ये सर्कल हमें बताता है सूक्ष्म शिक्षण का कि आपको कौशल में दक्ष बनाने के लिए कहीं ना कहीं किया जाता है, और आपको पूरे इस 6 मिनट का टीचिंग करा करके दक्ष बनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्कल की जो पूरी माइक्रो टीचिंग का सर्कल है वो कितने मिनट का है प्यारे बच्चों, तो 36 मिनट का है। पुनः पाठ्य योजना का जो निर्माण होता है वो कितने मिनट का होता है, तो 12 मिनट का होता है। शिक्षण कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है। पुनः प्रतिपुष्टि कितने मिनट का होता है, तो 6 मिनट का। प्रश्न यहीं से कहीं भी घुमा करके आपको दे सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना समय गवाए। ना, आप लोगों को समझ में आ गया होगा
इसके आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधियाँ। सूक्ष्म शिक्षण की ठीक है, अगर सूक्ष्म शिक्षण की प्रविधियों की बात किया जाए तो आप देखेंगे प्यारे बच्चों को सूक्ष्म शिक्षण की बहुत सारी प्रविधियां अपनाई गई हैं। विभिन्न देशों में विभिन्न प्रकार की प्रविधियां अपनाई जाती हैं। तो सबसे पहले जहाँ से इसका उद्भव हुआ है वहीं से लेते हैं। तो कहाँ से हुआ भाई? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। विद्यालय द्वारा जो अपनाई जाती हैं प्रविधियाँ उसको देखते हैं। ठीक है, तो उसमें आप देखेंगे तो यहाँ भी मुख्यतः 5 ही चरण अपनाए गए हैं, जिसमें पहला चरण है, एक बॉक्स के माध्यम से बता रहे हैं आप लोगों को, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इस बॉक्स को समझने का प्रयास करिएगा। जिसमें पहली चीज़ आती है कि शिक्षण चरण। शिक्षण चरण में कितने मिनट का होता है? ये 5 मिनट का होता है। कितने मिनट का रहेगा यहाँ पे? 5 मिनट का। ठीक है, और उसके पश्चात जो होता है तो स्टैनफोर्ड में मूल्यांकन, जहाँ पर हमारे यहाँ क्या किया जाता था? प्रतिपुष्टि किया जाता था ना। तो यहाँ पे क्या है? मूल्यांकन चरण, जो कि कितने मिनट का होता है? तो ये 10 मिनट का होता है। ठीक है, उसके पश्चात आता है पुनः पाठ योजना चरण। ये कितने मिनट का? तो ये 15 मिनट का होता है। ठीक है, उसके पश्चात पुनः शिक्षण। ये कितने मिनट का होता है? पुनः शिक्षण यही 5 मिनट का होता है, जितने मिनट का शिक्षण। उसके बाद पुनः मूल्यांकन, ये कितने मिनट का होता है प्यारे बच्चों? तो ये 10 मिनट का होता है। ठीक, कुल जो समयावधि होती है, कुल अवधि कितने मिनट का है? 5, 5, 10, 15। ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 4, 45 मिनट का टोटल जो समयावधि स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में अपनाया गया है, जो कि किसने दिया है? एलन महोदय ने दिया है। ठीक है, अब उसके पश्चात देखा जाए, प्रविधि की अगर बात किया जाए तो हमारे यहाँ किस तरीके का है? भारतीय प्रतिमान के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे मैं साफ कर दे रहा हूँ, उसके बाद बता रहा हूँ कि सूक्ष्म शिक्षण का भारतीय प्रतिमान, जो कि आप देखेंगे कि NCERT द्वारा जो समय निर्धारित किया गया है और BHU संस्थान जो अपने यहाँ बनारस में है उसके द्वारा भी ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, या निर्धारित कह सकते हैं कि निर्धारण किया गया है। तो इसमें अगर पहले बात किया जाए प्रतिमान का, तो जो छात्रों की संख्या होती है, छात्रों की संख्या क्या होती है? तो यहाँ पर छात्र जो होते हैं वो 5 से 10 तक होते हैं ना। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे तो छात्रों के प्रकार कौन कौन से हैं? तो छात्रों के जो प्रकार इसमें लिया जाता है, तो जो वास्तविक छात्र होते हैं, वास्तविक स्कूल के कह सकते हैं, जहाँ पर B.Ed की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, तो स्कूल के छात्र व B.Ed के छात्र ना, B.Ed के छात्र जो क्लास में ही B.Ed के बच्चे अपना प्रैक्टिस करते हैं वो भी आते हैं ना। उसके बाद निरीक्षण या बोल सकते हैं प्रतिपुष्टि ना, बहुत आज मिस्टेक हो रहा है, प्रतिपुष्टि। तो ये कौन करता है निरीक्षण का कार्य या प्रतिपुष्टि देने का कार्य? तो जो प्राध्यापक होते हैं वो करते हैं, या फिर आपके B.Ed के जो सहपाठी होते हैं वो करते हैं,
या फिर एमएड के छात्र करते हैं ना। फिर उसके बाद है पाठ की अवधि कितने मिनट होती है। तो पाठ की अवधि जो यहाँ पर माइक्रो टीचिंग की जाती है वो कितने मिनट का होता है, 6 मिनट का होता है ना। उसके बाद है कौशलों की संख्या क्या होती है। तो एक समय में एक ही कौशल ना। विषय वस्तु क्या होता है इसमें, विषय वस्तु। तो विषय वस्तु के अंतर्गत देखेंगे तो एक शिक्षण बिंदु होता है, एक शिक्षण बिंदु। यहाँ पे भी अगर आप कुल अवधि देखेंगे तो टोटल 36 मिनट का आता है। अगर इसको मैं उस तरीके से एक बार इसको ध्यान दे दीजिएगा, उतार लीजिएगा सब लोग कि छात्रों की संख्या 5 से 10, छात्रों के प्रकार कौन से होंगे, बीएड के विद्यार्थी होंगे, बीटीसी के विद्यार्थी होते हैं या स्कूल के वास्तविक छात्र होते हैं। प्रतिपुष्टि कौन देता है, प्राध्यापक देता है या आपके सहपाठी जो जहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण चक्र चल रहा है वो देते हैं, बीएड के छात्र या एमएड के भी बच्चे आते हैं तो वो भी आपको देते हैं। पाठ की अवधि कितनी होती है, तो 6 मिनट का होता है। कौशलों की संख्या कितनी होती है, तो एक समय में एक ही कौशल अपनाया जाता है। विषय वस्तु कौन सा होता है, तो एक शिक्षण बिंदु होता है, या कह सकते हैं प्रकरण आप एक ही लेकर के आते हैं यहाँ पे शिक्षण कार्य करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। अब इसके पश्चात अगर देखा जाए कि इसमें किस तरीके का समयावधि बांटा गया है ना, तो वो भी देख लेते हैं कि भारतीय प्रतिमान के द्वारा किस तरीके का समयावधि निर्धारण किया गया है। तो अगर उसमें बात किया जाए तो पहले आता है क्या, शिक्षण, जो सर्कल की बात किए थे, शिक्षण आता है तो वो कितने मिनट का होता है भाई, वो 6 मिनट का होता है। ठीक है, फिर उसके पश्चात आता है क्या, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि, तो प्रतिपुष्टि कितने मिनट का, ये भी 6 मिनट का। फिर उसके पश्चात आता है पुनः पाठ योजना ना, पुनः पाठ योजना, ये कितने मिनट का, तो 12 मिनट का। फिर उसके बाद होता है पुनः शिक्षण, पुनः शिक्षण कार्य, तो ये कितने मिनट का, 6 मिनट का। फिर उसके बाद पुनः प्रतिपुष्टि, ये कितने मिनट का, 6 मिनट का। टोटल जो होता है वो आपका 36 मिनट का होता है। तो कुल समयावधि या कुल अवधि जो होती है वो आपका 36 मिनट का होता है। किसके द्वारा, भारतीय प्रतिमान के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो था आपका इसके द्वारा कहीं ना कहीं निर्धारित किया गया समयावधि। इसी प्रकार से आप देखेंगे बहुत जगहों पर ना, तो आप देखेंगे तो कहीं 50 मिनट का है तो कहीं 45 मिनट का है ना। तो ये कहीं ना कहीं डिवाइड किया गया है बहुत जगहों पर, बहुत तरीके से कहीं ना कहीं डिवाइड है या फिर बताया गया है। जैसे आप देखिए जो देहरादून का है ना, डीएवी कॉलेज जो है देहरादून पे आप देखेंगे तो वहाँ भी 35 मिनट का है। ठीक है, और भी अगर आप देखेंगे कई जगहों पे तो 50 मिनट का भी शिक्षण कार्य देखने को मिलता है। तो हमसे बहुत जगहों से कोई मतलब नहीं है, जो हमारे यहाँ का है शिक्षण भारतीय प्रतिमान के अनुसार हम उसी अनुसार से चलते हैं और उसी अनुसार से क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर बनते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके पश्चात बात कर लेते हैं सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताओं की। इसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, फटाफट इसको भी देख लेते हैं। तो पहली विशेषता है कि शिक्षण के तत्वों को, सूक्ष्म शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म या फिर कह सकते हैं छोटे सूक्ष्म स्वरूप में बांटना, स्वरूप में बांटना इसकी विशेषता है। ठीक है, दूसरी अगर विशेषता किया जाए तो ये जो सूक्ष्म शिक्षण होता है किस पे निर्धारित होता है, तो विश्लेषण प्रणाली पर आधारित होता है ना, जो इसके पहले मैंने बताया। तीसरी विशेषता ये है कि सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा छात्राध्यापकों को तुरंत प्रतिपुष्टि प्रदान की जाती है। ठीक,
चौथी अगर विशेषता देखा जाए तो सूक्ष्म शिक्षण के दौरान तुरंत प्रतिपुष्टि जब मिलता है तो वो अपने त्रुटियों का तत्काल समाधान करने का अवसर भी मिलता है। जैसा सर्कल में हमने देखा ना, बताया कि आप शिक्षण कार्य किए, प्रतिपुष्टि मिला, तो आपको 12 मिनट बाद ही आप पुनः पाठ्य योजना का निर्माण करके फिर से शिक्षण आप कर सकते हैं। तो तुरंत सुधार करके भी आप शिक्षण कार्य कर सकते हैं। और इसकी और भी विशेषताएं, जैसे इसमें क्या किया जाता है कि सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण का जो विषय वस्तु है वो छोटा कर लिया जाता है, जिसमें कक्षा का आकार, छात्रों की संख्या, प्रकरण, ये बहुत सारी चीज़ें क्या की जाती हैं, छोटे रूप में कर लिया जाता है। और छोटे रूप में करके शिक्षण कार्य करना बहुत आसान हो जाता है। ये बहुत बड़ी विशेषता होती है ना। और शिक्षकों को व्यावसायिक कौशल में निपुण भी बनाया जाता है। आज के समय में शिक्षा क्या है, एक व्यवसायिक कहा जा रहा है कि शिक्षा का जो माध्यम हो गया है वो व्यवसाय हो गया है ना। इस जहाँ बीएड कर ले रहे हैं, एमएड लोग कर ले रहे हैं, तो शिक्षा प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में जाकर के अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो इस आज वर्तमान समय में क्या है, शिक्षा एक व्यवसायिक शिक्षा हो गया है। तो अगर आप एक प्रभावी तरीके से शिक्षण कर पा रहे हैं कक्ष में जाकर के, तो आप उस व्यवसाय में शायद दक्ष रहेंगे। कहीं भी विद्यालय में जाकर के आप अच्छे प्रभावी ढंग से शिक्षण कार्य कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो आप व्यवसाय में क्या हो पा रहे हैं, परिपक्व हो जा रहे हैं, निपुण हो जा रहे हैं। ठीक है। और ये जो दूसरी अगर विशेषता देखी जाए तो कह सकते हैं कि व्यक्तिगत कुशलता पर ज़्यादा बल देता है। इसमें जो भी बच्चा शिक्षण करने आता है उसका व्यक्तिगत विकास होता है। उसके बाद देखा जाए तो कुछ लाभ भी होते हैं इसके ना, लाभ समझ में आते हैं। लाभ पहले ये है कि सूक्ष्म शिक्षण करते समय जो जटिलताएं हैं ना, उन जटिलताओं को क्या किया जा सकता है, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा कम किया जा सकता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि ये जो प्रक्रिया होती है वो सरल हो जाती है। सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा शिक्षण कार्य करना क्या हो जाता है, सरल हो जाता है कि नहीं। तो सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा जो पढ़ाना आपको क्या लग रहा था, कठिन कार्य लग रहा था, बच्चों के सामने जाकर के आप वास्तविक अगर कक्षा की बात किया जाए तो 5 मिनट भी आप नहीं बोल सकते हैं। अगर आपको ले जाकर के कक्षा में खड़ा कर दिया जाए, 35-40 बच्चे अगर वहाँ पर बैठे रहेंगे, उनके सामने बोलना आपको मुश्किल लगेगा। और अगर बोलेंगे भी तो 5 मिनट के बाद आपको क्या होगा, गला सूखने लगेगा, क्योंकि आप पहले से परिपक्व नहीं हुए हैं। तो इसलिए जब आप माइक्रो टीचिंग में बार बार ये अभ्यास करते हैं तो आपको ये प्रक्रिया सूक्ष्म शिक्षण वाली सरल हो जाती है, आसान लगने लगती है। तो आप वास्तविक कक्षा में भी जाकर के शिक्षण कार्य आसानी से कर सकते हैं। तो इसके द्वारा जो प्रक्रिया है वो क्या हो जाएगी, सरल हो जाएगी। उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा टीचर के अंतर क्या आता है, अंदर कहीं ना कहीं विश्वास जो होता है, या कह सकते हैं आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। विश्वास नहीं, आत्मविश्वास कर लीजिए इसको, आत्मविश्वास में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जब जितनी बार वो टीचर यहाँ पर आएगा, खड़ा होगा, बोलेगा, प्रस्तुत करेगा ना, बच्चों को सिखाएगा, बताएगा, उतनी बार उसका कॉन्फिडेंस जो होता है वो ऊंचा उठता चला जाता है। वो अपने कमियों में निरंतर सुधार करता चला जाता है, वो अपने अभ्यास के द्वारा सीखता हुआ चला जाता है। तो इसलिए इसमें जितनी बार वो करता चला जाएगा उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती चली जाएगी। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि कम समय में अधिक चीज़ सीखने का अवसर भी मिल जाता है। कम समय में अधिक सीखता है ना, क्योंकि 6 मिनट की टीचिंग में ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता चला जाता है और अधिक सीखता हुआ भी चला जाता है। यहीं का माइक्रो टीचिंग किया हुआ बच्चा जाकर के वास्तविक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है। तो इसलिए ये माइक्रो जो टीचिंग होता है वो बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। और भी बहुत सारी कहीं ना कहीं लाभ देखने को मिलता है। फिर वही सारे शब्दों का रिपीटेशन होगा अगर कहा जाए, क्योंकि इसमें विश्लेषणात्मक प्रणाली अपनाई जाती है, ये आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। इसके द्वारा कह सकते हैं कि
जो विषय वस्तु की जानकारी भी बढ़ती है, इसके द्वारा तत्काल आपके प्रतिपुष्टि प्रदान किया जाता है। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लाभ मिलते हैं माइक्रो टीचिंग के द्वारा, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। अच्छा, इसके लाभ के साथ साथ सीमाएं कह सकते हैं या दोष कह सकते हैं। अच्छा, माइक्रो टीचिंग के द्वारा एक लाभ और होता है कि इसकी जो परिसीमाएं होती हैं उसका भी कहीं ना कहीं आपको अवगत कराया जाता है, लिमिटेशन जो होते हैं वो भी बताया जाता है यहाँ पर सूक्ष्म शिक्षण। तो यहाँ कुछ दोष भी हैं, उसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे दोष हैं जिसको आपको परिचित होना जरूरी है। ठीक है, पहली चीज़, सूक्ष्म शिक्षण में आप देखे होंगे तो रचनात्मक दृष्टिकोण का विकास उतना बच्चों में नहीं हो पाता है, कुछ अलग से वो नहीं कर पाते हैं ना, अपने चीज़ें जोड़ तोड़ उसमें नहीं सकते हैं। रचनात्मकता का मतलब होता है कुछ चीज़ें अपने से उसमें सम्मिलित करना। यहाँ पे अपने से कुछ सम्मिलित आप नहीं कर सकते हैं, जो पाठ्यक्रम में निर्मित किए हुए हैं बस उसी को आकर के प्रस्तुत करना रहता है। ठीक है, और कह सकते हैं कि छोटे बच्चों पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होता है। सिर्फ हम शिक्षण कौशलों पर ही ध्यान दे पाते हैं, सूक्ष्म शिक्षण पर ही ध्यान देते हैं, अपनी चीज़ें उसमें नहीं जोड़ सकते हैं। सैद्धांतिक पक्ष पे ही सिर्फ बल देता है, ये व्यवहारिक पक्षों पर बहुत कम बल दे पाता है। ठीक है, और इसका प्रयोजन करना ना थोड़ा सा कठिन काम होता है। प्रयोजन का मतलब योजना बनाना कह सकते हैं, निर्माण करना कठिन काम होता है। क्यों कठिन काम होता है? क्योंकि इससे संबंधित जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उसका बहुत ज़्यादा अभाव देखने को मिलता है। आप देखेंगे तो हर एक विद्यालयों में माइक्रो टीचिंग के बहुत कम प्रशिक्षित होते हैं टीचर। आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो घर बैठ के ही लोग बीएड कर रहे हैं ना, तो माइक्रो टीचिंग के नाम पे कुछ नहीं जानते हैं। यूट्यूब खोले, थोड़ा सा इधर उधर का ज्ञान हो गया, बाकी उनको कौशलों से संबंधित कोई जानकारी नहीं हो पाती है, मेथड्स के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है, शिक्षण सूत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो प्रशिक्षित शिक्षक होते हैं उनका अभाव देखने को मिलता है ना। और कह सकते हैं सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित जो सहायक सामग्रियां होती हैं उसका भी अभाव देखने को मिलता है। और जो हम कह सकते हैं कि पारंपरिक या परंपरागत शिक्षण में होता है उसका वो भाव या वो सारी चीज़ें सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत बहुत कम देखने को मिलती हैं, बहुत ज़्यादा इसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें देखने को नहीं मिल पाती हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी कह सकते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण के आज भी वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो हम जो बात कर रहे थे टेप रिकॉर्डर की, मोबाइल की, बहुत सारी चीज़ों का ना, प्रोजेक्टर की, तो ये सारी सुविधाएं आज भी बहुत सारे विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से आप देखिए तो इसका अभाव देखने को मिलता है। अगर बात किया जाए जो वास्तविक स्कूल छात्र की बात कर रहे थे, बहुत सारे विद्यालयों में सिर्फ बीएड के, बीटीसी के ही विद्यालय हैं जिनमें वास्तविक छोटे बच्चे नहीं मिल पाते हैं, ट्रेनिंग अच्छे ढंग से नहीं हो पाती है। दूसरे विद्यालयों में ले जाते हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सारे विद्यालय मना कर देते हैं, हमारे यहाँ मतलब ट्रेनिंग नहीं करा पाएंगे। तो बहुत सारे विद्यालयों में आज भी बीएड के बच्चों की ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है, माइक्रो टीचिंग का प्रशिक्षण नहीं हो पा रहा है, ये भी अभाव देखने को मिलता है ना। और सूक्ष्म शिक्षण में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा हद तक आप देखेंगे तो कौशलों पर ही ज़्यादा बल देखने को मिलता है। ठीक है, व्यवहारिकता पर बल कम देखने को मिलता है। ठीक है, एक चीज़ और है, सूक्ष्म शिक्षण के अंतर्गत आप देखेंगे तो अनुशासनहीनता जो होता है या अनुशासन पर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कठोर नियम नहीं अपनाए जाते हैं। वही वास्तविक शिक्षण में आप देखेंगे तो कठोरता अपनाई जा सकती है। यहाँ पर आपके ही सहपाठी रहते हैं तो आप उनके साथ ऐसा कठोर व्यवहार नहीं कर पाते हैं, ये भी कुछ कमियाँ देखने को मिलती हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सूक्ष्म शिक्षण है क्या। ऐसे अगर बताने लगे तो बहुत बताएंगे, क्योंकि इसके सीमाएं अगर देखें, अच्छी एक चीज़ और सीमाएं में देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, समझ में आता है कि जो वास्तविक कक्षा शिक्षण होता है जिसमें अगर देखा जाए तो 25 से लेकर के 40 छात्र रहते हैं ना, वहाँ अध्ययन करना या अध्यापन का कार्य करना और 5 से 10 बच्चों के बीच में अध्यापन का कार्य करना, दोनों में बहुत अंतर होता है। यहाँ पर आप आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब यहाँ पर आप जाते हैं तो आपका जो कॉन्फिडेंस होता है वो उतना अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है।
ठीक है। तो दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। तो वास्तविक कक्षा में अनुशासनहीनता जो होती है ज़्यादातर देखने को मिलती है। अगर ये बच्चे यहाँ पर सीख कर के यहाँ पर जाते हैं तो वो उतने अच्छे तरीके से परिपक्व अपने आप को नहीं देख पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं दोष भी देखने को मिलता है। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।